Alright kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट किए सेक्शन 1 ऑफ द सिलेबस और पेपर 1 ऑफ द पास्ट पेपर्स। हमने पेपर 1 स्टार्ट किया। दो पेपर्स में से पेपर 1 हमने स्टार्ट किया और पेपर 1 में भी हमने लास्ट क्लास में सेक्शन ए अटेम्प्ट किया, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हमने अंडरस्टैंड किए थे कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में हर एक सवाल 5 नंबर का होता है, हर एक सवाल 5 मार्क्स का होता है और 2 और 3 मार्क्स के पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। हमने इसके इनके आंसर्स अटैम्प्ट किए, हमने आंसर्स देखे, अंडरस्टैंड किए। आज हमें सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, जो पेपर 1 का सेक्शन बी है, जहां हर सवाल 20 मार्क्स का है। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सर सेक्शन बी में जब हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि सेक्शन बी में 2 सवाल होते हैं, उसमें चॉइस होती है कोई एक करने की, क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6। आप कोई भी एक सवाल करो, लेकिन दोनों सवाल 20 मार्क्स के हैं और 8 और 12 मार्क्स के पार्ट्स में हैं। दो पार्ट्स हैं 8 और 12 मार्क्स के और 20 मार्क का सवाल है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन, सेक्शन बी को ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं, नोट कीजिएगा, सेक्शन बी को ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास सर पहला सवाल है। हाँ भाई, स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें। हमारे पास हमारी वर्किंग का क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले 8 सवाल, जिसमें से 4 सवाल करा चुका हूं, 4 सवाल होमवर्क दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 9A, एनालाइज टू लिमिटेशंस of using the number of employees to measure the size of a business। कह रहे दो लिमिटेशंस, कह रहे दो लिमिटेशंस बताओ। अगर एक बिजनेस को दो लिमिटेशंस बताओ। अगर एक बिजनेस अपने बिजनेस का साइज मेजर करता है बाय यूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो आपको ये टॉपिक याद होगा। आपको ये टॉपिक आसानी से याद दिला देता हूं कि हमने पढ़ा था मेजरिंग बिजनेस साइज, सर, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि दुनिया के हर बिजनेस को अपना साइज मेजर करना होता है। और क्यों मेजर करना होता है, कौन लोग बिजनेस का साइज मेजर करते हैं? गवर्नमेंट मेजर करती है बिजनेस का साइज, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इंप्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब लोग साइज मेजर करते हैं। और साइज मेजर करने के काफी डिफरेंट तरीके थे, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहां पर एग्जामिनर प्रिसाइजली कह रहा है कि दो लिमिटेशंस बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मेथड की क्या हो सकती हैं। तो गाइस, 8 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इधर बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की क्या लिमिटेशन है व्हेन वी यूज दिस मेथड टू मेजर द बिजनेस साइज। अब सर 8 नंबर का जो ब्रेकअप है, हमारा जो 8 मार्क्स का ब्रेकअप है, आपको पता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूं। टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस। सर 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं
और 4 नंबर एनालिसिस के हैं, उसको एनालाइज करने के हैं। तो सर अब सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, नोट कीजिएगा सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए। एक काम करते हैं, आंसर लिखने से पहले जरा नॉलेज को इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स नॉलेज के हो सकते हैं जो हमारे पास इस सवाल में आ सकते हैं। नॉलेज का मतलब द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यूज करें एज एज अ मेथड ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज, बिजनेस का साइज मेजर करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मेथड यूज करें तो सर क्या लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन, मैं शायान के ही पॉइंट की को लिमिटेशन पहली बना देता हूं। सर डू नॉट, या इग्नोर्स, चलो इग्नोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। 100% राइट, 100% राइट, दिस इज वेरी ट्रू कि एक बिजनेस जिसने कैपिटल सीरियसली इन्वेस्ट किया हुआ है, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जिसने ठीक ठाक पैसा लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, लेकिन अगर लेट सपोज उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है तो बजाहिर वो लगेगा कि वो छोटा बिजनेस है। बजाहिर इट विल अपीयर to be a small business, but it won't be a small business because number of employees are not taking this factor into account in capital investment. इसी तरीके से problems of having part time and full time वर्कर्स, कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 फुल टाइम वर्कर्स हैं, फुल टाइम, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 15 पार्ट टाइम वर्कर्स हैं। तो उसके पास हैं 15 वर्कर्स, इसके पास हैं 6 वर्कर्स। बाजाहिर ऐसा ही लगेगा, apparently it will appear to be that the 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 organization, the business with 15 workers seems to be a bigger business, लेकिन वो बिगर बिजनेस शायद ना हो, वो 6 वाला ज्यादा बड़ा बिजनेस हो। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स का इशू आ जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, इग्नोर्स आउटपुट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स। सर ये मेथड में तो आउटपुट भी नहीं आ रहा सामने, सेल्स भी नहीं आ रही सामने, प्रॉफिट भी सामने नहीं आ रहा। इस मेथड में अगर सिर्फ हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू बिजनेस को मेजर करें तो सर आउटपुट तो आया ही नहीं। कितना आउटपुट बनाया बिजनेस ने? हो सकता है कम एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा आउटपुट बना रहा हो सकता है ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ कम आउटपुट बना रहा हो। एक और प्रॉब्लम क्या है, डज नॉट टेक लेबर स्किल्स एक्सपर्टीज इनटू अकाउंट, कि ये जो बिजनेस है ये लेबर की स्किल्स को, लेबर की एक्सपर्टीज को अकाउंट में नहीं लेता। अब अंडरस्टैंड करना, अ बिजनेस विद हैविंग अ वर्सटाइल फुली स्किल्ड वर्कर्स, उसकी तादाद कम होगी, वर्कर्स की तादाद कम होगी। लेकिन जहां एक ऐसा बिजनेस हो कि वर्कर्स ज्यादा स्किल्ड नहीं है, नॉर्मल से भी थोड़े से कम स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड ही बोलेंगे लेकिन हैवीली स्किल्ड नहीं है, तो याद रखिएगा वहां वर्कर्स की तादाद ज्यादा होगी।
तो हमें लगेगा कि जहां वर्कर्स की तादाद ज्यादा है वो बड़ा बिजनेस है। दैट इज नॉट ट्रू। तो ये देखो, चार प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी। एक और प्रॉब्लम आपको यहां पे बता देता हूं। डज नॉट टेक आउटसोर्सिंग इनटू अकाउंट। कि कितनी दफा ऐसा होता है कि बिजनेस अपने छोटे छोटे कामों को आउटसोर्स कर देते हैं, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर वो थर्ड पार्टी बिजनेस का वो काम कर रही होती है। तो इस सूरत में बिजनेस का काम नहीं रुका होता, बस बिजनेस का काम कोई और कर रहा है। हो सकता है बिजनेस को कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि जब मैं अपना काम, अपने बिजनेस का कुछ काम किसी और को सौंप रहा हूं, तो मुझे वो लेबर्स की जरूरत नहीं होगी, उन लेबर्स की जो काम वो पहले कर रहे थे। तो अब मैं उनको निकाल दूंगा, लेकिन उससे मेरा बिजनेस छोटा तो नहीं हुआ, उससे मेरा बिजनेस स्मॉल तो नहीं हुआ, छोटा तो नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, श्रिंक तो नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आउटसोर्सिंग को भी ये मेथड अकाउंट में नहीं लेकर आता, कितना आउटसोर्स किया हुआ है। हो सकता है बिजनेस ने अपने सारे मेजर ऑपरेशंस आउटसोर्स कर दिए और वो अब सिर्फ एक ही चीज हैंडल कर रहा है, और वो बिजनेस छोटा तो नहीं हुआ, हालांकि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम नजर आ रहे होंगे पहले के मुकाबले। तो सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये लिमिटेशंस हैं। मुझे बताएं, क्या ये लिमिटेशन समझ आ गई? क्या सवाल समझ आ गया? क्या सवाल की लिमिटेशन समझ आ गई? अब हमें क्या करना है भैया? हमें करना है एनालाइज, एनालिसिस करना है। टू साइड्स बात करनी होगी, या तो दो तरफा बात करनी होगी, या चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बनाने होंगे कि ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो हमें एनालिसिस करनी है, लेकिन एनालिसिस विदाउट एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन को भी यूज करना है। तो सर, एप्लीकेशन में हम खुद से रेस करेंगे सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, जहां बिजनेसेस की एग्जांपल लेकर आएंगे। एक लोकल बिजनेस है या मल्टीनेशनल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या रिटेलिंग बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या है, हम खुद एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो चलते हैं, मैं इसके मॉडल आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में कि कहाँ नॉलेज है, कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ एनालिसिस है। तो सर, दो लिमिटेशंस पे बात करनी है, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। 8 मार्क्स का सवाल है, तो जवाब देने जा रहा हूं इसका, देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, वन लिमिटेशन, वन लिमिटेशन is that the number of employees does not consider productivity or output of each worker। तो आप नोट करें, यहां पे बहुत क्लियरली ये लिमिटेशन बताई है मैंने कि सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का एक प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्टिविटी और हर एक वर्कर के आउटपुट को कंसिडर नहीं करता। मतलब अगर हमारे सामने डाटा है, लेट सपोज हमारे सामने डाटा है कि बिजनेस ए के 600 एम्प्लॉयज हैं और बिजनेस बी के 10,000 एम्प्लॉयज हैं, तो हम यही कहेंगे कि बिजनेस बी इज अपियरिंग टू बी अ बिगर बिजनेस। लेकिन ये हो सकता है कि सर बिजनेस ए
कि इतने हैविली स्किल्ड वर्कर्स हो और क्या ऑटोमेशन हो, प्रोडक्टिविटी का नेक्स्ट लेवल हो, कि बिजनेस ए के सामने बिजनेस बी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये लिमिटेशन हमने एग्जामिनर को बहुत क्लियरली शो कर दी। अब हम एप्लीकेशन को यूज करते हुए इसकी एनालिसिस करेंगे। समटाइम्स industries such as technology firms can operate successfully without having a very large workforce, yet generating a high revenue। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, हमने यहां पे बताया कि सर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फर्म्स, वो बड़े सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकती हैं इवन विदाउट हैविंग अ लार्ज वर्कफोर्स। वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी फर्म्स को बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एक ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप देखो, जैसे ही मैं टेक्नोलॉजी फर्म को लेकर आया और बताया कि दे कैन ऑपरेट विदाउट हैविंग अ लार्ज वर्कफोर्स, सर ये हो गई एप्लीकेशन, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन। नोट कीजिएगा, यहां हमारी एप्लीकेशन आ जाती है। मैं यहां पे आपको शो कर रहा हूं एप्लीकेशन। ठीक हो गया। अब यहां से मैं इस पॉइंट की एनालिसिस करूंगा कि सर क्या एनालिसिस है, कैसे दो तरफा बात करनी है, ये फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। दिस मीन्स a business a business with fewer employees, a business with fewer employees could actually have a larger market presence, a larger market presence and financial power than a business following, yeah, with than a business more dependent on labor. Therefore, therefore, relying on workforce size to measure business size may lead to an incorrect conclusion about the
scale and competitive strength of a business। तो आप ये चेक करें, यहां पे कितना डिटेल में पूरा पॉइंट बताया, कि जिसका मतलब ये है कि कम एम्प्लॉयज होने के बावजूद वो सक्सेसफुल हैं, और बगैर लार्ज वर्क फोर्स के वो ठीक ठाक हाई रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन में है और कर रहे होंगे। जिसका मतलब है कि कम एम्प्लॉयज होने कम एम्प्लॉयज होने के बावजूद उनका मार्केट में काफी ठीक ठाक प्रेजेंस हो सकता है। उनकी फाइनेंशियल पावर एक उस बिजनेस से ज्यादा हो सकती है जो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड है, लेबर पे डिपेंड करता है। जिससे हमने बताया, इसका मतलब यह है कि सिर्फ वर्क फोर्स के नंबर पे डिपेंड करना ये एक मिसलीडिंग कंक्लूजन देगा, एक इनकरेक्ट कंक्लूजन देगा बिजनेस के ट्रू स्केल और उसकी कंपैटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप नोट करें सर, ये कंप्लीट एनालिसिस हुआ, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ एक लिमिटेशन की बात की है। हमने एक नॉलेज, एक एप्लीकेशन और दो एनालिसिस के पॉइंट्स उठाए हैं। हमें ऐसा ही एक और लिमिटेशन इतनी ही डेप्थ में एनालिसिस के साथ देना है, तब जाके हमारे पॉइंट्स डबल होंगे। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक बात समझ आ गई? क्या पहला लिमिटेशन क्लियर हो गया? ठीक है। बजाय शुरू में ये सवाल मुश्किल नजर आ रहा था, बजाय शुरू में ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था कि सर क्या पॉइंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये बड़ा आसान हो गया कि ठीक है सर, हमें तो इसकी लिमिटेशन पे बात करनी है। अब हम इसकी दूसरी लिमिटेशन के बात बात करते हैं। तो नोट कीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर राइटिंग अबाउट द सेकंड लिमिटेशन। Another limitation, another limitation is that employee numbers ignores the impact of automation and outsourcing। ये लीजिए कि सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से हमें ये तो पता ही नहीं चलता कि कितना हमने आउटसोर्स किया हुआ है, और कितना ऑटोमेशन है हमारे बिजनेस में, हमने कितना कैपिटल इंटेंसिव किया हुआ है, रोबोट्स मशीन्स को हम कितना यूज करते हैं अपने बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल आ गई, एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एन ऑटोमेटेड कार मैन्युफैक्चरर, एन ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में significantly reduce staff numbers while still producing a high volume, a high volume of vehicles and expanding
ग्लोबली। तो ये देखो, ये एप्लीकेशन आ गई कि जहां पे हमने बताया कि एक ऑटोमेटेड कार मैन्युफैक्चरर, वो पूरा उसने ऑटोमेटेड कर दिया। रोबोट्स यूज हो रहे हैं। मॉडर्न डे जो फैक्ट्रीज हैं, हमने देखा है कि सर वहां पे तो सब जगह ऑटोमेशन आ चुकी है। रोबोट्स काम कर रहे हैं और ठीक ठाक तादाद में रोबोट्स मौजूद हैं, तो वहां तो सिग्निफिकेंटली वर्कर्स की तादाद कम होती जा रही है और कम हो चुकी है। तो बज़ाहिर देखने में तो ये हमें छोटा बिजनेस लगेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो अभी भी ठीक ठाक आउटपुट बना रहे होंगे। तो सर, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं इसकी। तो नोट कीजिएगा, दिस क्रिएट्स a situation where a business where a business seems to be appearing smaller. However, या फिर however के बाद appearing smaller, even though it has a large output. As a result, this method of number of employees become misleading for decision makers, investors, or government, because it fails because it fails to reflect the true capacity, size of the business. तो सर, ये हो गई एनालिसिस। अब हमने यहां पर दो लिमिटेशंस आइडेंटिफाई की, उन लिमिटेशंस को लिंक किया एप्लीकेशंस के साथ, और फिर हमने उनकी एनालिसिस की डिटेल में, सारी चीजें एग्जामिनर को बताई कि ये प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। तो अब आप मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो डन एंड डस्टेड विद पार्ट ए। आपने आज पहली दफा पेपर 1 का, आपने आज पहली दफा पास पेपर 1 का अपना पार्ट ए अटेम्प्ट किया। सेक्शन बी का 8 मार्क्स का जवाब आपने पहली दफा अंडरस्टैंड किया। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इज माई वॉइस ऑडिबल? इज माई वॉइस क्लियर? ऑडिबल है? शायान देख लीजिएगा, आपकी तरफ से बेटा कुछ मसला आया है। मरियम इज सेइंग ओके। यस सर। चलें, ओके इट, ओके ओके ओके, चलें आगे चलते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी, evaluate whether small retail businesses
have an important role in the economy? 12 मार्क्स। तो सर इवैल्यूएट करना है कि क्या स्मॉल रिटेल बिजनेसेस का इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में। अब आप नोट करें सर, ये क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स, 12 नंबर का सवाल है ये। तो 12 नंबर की अगर मार्किंग को जरा ब्रेक डाउन करें तो हमें पता है सर, टू फॉर नॉलेज, टू एप्लीकेशन, टू एनालिसिस एंड 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। ये मार्किंग पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सर यहां पार्ट बी में 6 नंबर की इवैल्यूएशन है, 6 मार्क्स की इवैल्यूएशन है। अब आपसे कह रहा है इवैल्यूएट करो कि क्या एक स्मॉल रिटेल बिजनेस, या एक नहीं, स्मॉल रिटेल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे रिटेल के बिजनेसेस हैं, किसी भी चीज की रिटेल की बात कर रहा है, किसी भी चीज की, फार्मेसी, दवाइयों की रिटेल की बात कर लो, आ, कपड़ों की रिटेल की बात कर लो, यहां पर वो किसी भी रिटेल की बात कर रहा है। कह रहा है ये बताओ जो रिटेल बिजनेसेस हैं, क्या उनका इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल है। आप बताएं मुझे, व्हाट डू यू गाइस थिंक। यस प्लीज, व्हाट डू यू गाइस थिंक, आर स्मॉल रिटेल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी और नॉट। तो गाइस सवाल का फोकस है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल रिटेल बिजनेसेस कि इकोनॉमी में स्मॉल रिटेल बिजनेसेस का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करनी है। तो आपके सामने मैं इसका जवाब यहां पर इनिशिएट करूंगा और मार्किंग आपके सामने है, टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन, टू एनालिसिस, 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहां पे फोकस कीजिएगा 9 का पार्ट बी, क्वेश्चन 9 का पार्ट बी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, नॉलेज पे, कि वाई आर दे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं वाई आर दे इंपॉर्टेंट। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। दूसरा, ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस। ये नए आइडियाज और इनोवेशंस लेकर आते हैं मार्केट में। इसके बाद पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर बिगर बिजनेस, कि फ्यूचर में ये बड़े बिजनेस बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। छोटे बिजनेस ही तो बड़े बिजनेस बनेंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास बड़ा अच्छा पॉइंट आ सकता है, प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में पहिया चलता है, कैश फ्लो घूमता है। अब मैं कहां होलसेलर के पास जाऊं अभी खरीदने के लिए, तो मैं स्ट्रीट साइड स्मॉल रिटेलर के पास चले आऊंगा। अब मैं उधर जाके पैसा खर्च करूंगा, वो आगे और पैसा खर्च करेगा, साइकिल चलेगी पूरी जबरदस्त।
ये कन्वीनियंस नहीं होती तो वो पैसा फिलहाल मेरे पास मेरी जेब में ही पड़ा रहता, मेरे वॉलेट में पड़ा रहता। तो एक इकोनॉमिकल साइकिल चलाने के लिए ये स्मॉल रिटेल बिजनेसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक और पॉइंट, एक इकोनॉमी के लिए एक और पॉइंट, रिड्यूसेस इंपोर्ट्स, या बल्कि रिटेलर इंपोर्ट को रिड्यूस करने में मदद नहीं करेगा। अगर मैन्युफैक्चरर होता तो हम उस पर बात करते, मैन्युफैक्चरर होता तो हम उस पर बात करते। ठीक है, बस ये काफ़ी है हमारे लिए। तो अब आप देखिए ज़रा, हमने ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं वो रेस करती हैं। एक कन्वीनियंस टू कस्टमर है, अ, या एक और पॉइंट इधर रेस कर देता हूं, लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर, जहां ये स्मॉल रिटेलर हैं, स्मॉल रिटेल बिजनेसेस की बात हो रही है, स्मॉल रिटेल बिजनेसेस की, तो सर ये तो पूरे मुल्क में फैले हुए होंगे, ये तो पूरे मुल्क में फैले हुए होंगे। ये सिर्फ कराची में थोड़ी होंगे, कराची के छोटे छोटे एरियाज में थोड़ी होंगे, पूरे मुल्क में फैले हुए होंगे। तो गांव देहातों में भी मौजूद होंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव छोटे छोटे विलेजेस में मौजूद होंगे। तो ये तो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करके दे रहे होंगे। ठीक ठाक, ठीक हो गया। अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करनी है कि यार ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और रिटेल बिजनेस के हिसाब से, स्मॉल रिटेल बिजनेसेस के हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस पे फिर कमेंट करना है। तो आखिरी में हमें इवैल्यूएशन, अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट, अपना कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन मेनली मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि बात होती है इट डिपेंड्स पे, कि यार ये तो डिपेंड करता है, मेनली ये डिपेंड करता है। तो हम बहुत डिटेल में डिपेंड पे बात करेंगे। चलें, आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आर वी गुड टू स्टार्ट द आंसर? आर वी गुड टू स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस 12 मार्कर? इस 12 मार्क्स के सवाल के जवाब को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर वी गुड टू स्टार्ट? चलें, स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्मॉल रिटेल businesses, small retail businesses contribute to the economy by providing employment and supporting local economic activity. सर, नॉलेज, नॉलेज कि ये काम स्मॉल रिटेल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिपेंडेंट ग्रोसरी स्टोर। अब आप देखो, ग्रोसरी स्टोर रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस। अगर मैं यहां पे लिखूं ना, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिपेंडेंट बैंक, बैंक ब्रांच, तो अंडरस्टैंड करना, बैंक इज नॉट अ रिटेल बिजनेस। एप्लीकेशन गलत हो जाएगी, एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। बैंक, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, वो नहीं बन सकते यहां पे। स्मॉल रिटेल, रिटेल का मतलब ही है जो
रेडीमेड खरीद के बेचे। तो ग्रोसरी स्टोर एंड क्लोथिंग शॉप, एंड क्लोथिंग शॉप in a small neighborhood employee, या फिर ये कहेंगे not only generate job opportunities but will also give chances to local staff people and also will purchase supplies from local suppliers। तो आप देखें, ये हो गई एप्लीकेशन। दिस इज द एप्लीकेशन कि सर ना सिर्फ ये छोटे बिजनेसेस जो कि इंडिपेंडेंट ग्रोसरी स्टोर है या फिर एक क्लोथिंग शॉप है एक स्मॉल नेबरहुड में, ये ना सिर्फ जॉब जनरेट करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, बल्कि लोकल स्टाफ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और ये सामान भी तो खरीदेंगे, ये सामान भी तो खरीदेंगे सप्लायर से, लोकल सप्लायर से सामान खरीदेंगे। तो सर ये एप्लीकेशन हो गई। अब हम इसकी एनालिसिस की अगर बात करें तो आप नोट कीजिएगा, दिस इंक्रीजेस ओवरऑल spending within the local area, which will increase overall demand and creating more employments, thus reducing unemployment and improving living standards। तो आप देखें फायदा क्या होगा। लोकल एरिया में अगर स्पैंडिंग बढ़ेगी, लोकल एरिया में अगर स्पैंडिंग बढ़ेगी तो सर उसका सबसे बड़ा फायदा ही है कि वहां लोकल अपॉर्चुनिटीज जॉब की बढ़ेंगी, जिससे लोकल्स की इनकम बढ़ेगी, वो फर्दर स्पैंड करेंगे तो और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो ये स्मॉल रिटेल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन हमने बताया इकोनॉमी में कि भाई देखो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये तो अभी एक ही बात हो गई ना, एक ही पॉइंट हुआ है। अभी हमें क्योंकि दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन, दो एनालिसिस, तो हमें अभी दो नॉलेज और दो एप्लीकेशन के मार्क्स, एक एक मार्क्स और लेने, नॉलेज और एप्लीकेशन एनालिसिस के। अब तक एक नॉलेज, एक एप्लीकेशन, एक एनालिसिस का नंबर मिला है हमें। आप देखो हमने एनालिसिस 2 नंबर के हिसाब से नहीं किए, बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं किए, सिंपल एनालिसिस किए 1 मार्क्स की। अनलाइक एनालिसिस ऑफ दी अबव पार्ट, ऊपर हमने ठीक ठाक एनालिसिस पूरा चेन ऑफ सीक्वेंस बनाया। यहां हमने पूरा चेन ऑफ सीक्वेंस इफेक्ट नहीं बनाया, हमने सीधी सीधी बात की है। अब हम यहां पर
दूसरा पॉइंट इनिशिएट करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, नोट कीजिएगा। दीज स्मॉल रिटेल बिजनेसेस, गौर से देखिएगा। दीज स्मॉल रिटेल बिजनेसेस इंक्रीज choices for consumers and increase competition in a market। तो देखिए सर, यही स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बढ़ा देते हैं। जितने ज्यादा स्मॉल रिटेल बिजनेसेस मेरे एरिया में अवेलेबल होंगे, मेरे पास उतनी चॉइसेस प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक बिजनेस, स्मॉल रिटेल बिजनेस अपने बराबर वाले रिटेलर को पीछे छोड़ने के लिए, अपने बराबर वाले रिटेलर से अच्छी सेल्स करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखेगा, उससे डिफरेंट रखेगा, कुछ नया लाने की कोशिश करेगा, जिससे इवेंचुअली कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ रही हैं और लोकल मार्केट में कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है। अब सर इसका फायदा क्या है, उसे एप्लीकेशन से और एनालिसिस तक लेके जाना है, उसकी एनालिसिस करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल a small a small organic food store food store may offer healthier much more healthier may offer much more healthier options that may be large supermarkets may not stock। तो सर, एक जो स्मॉल ऑर्गेनिक स्टोर है, फूड स्टोर, वो एक क्योंकि ऑर्गेनिक फूड स्टोर है तो उसकी मार्केट जनरल पब्लिक नहीं है, वो बड़ा एक प्रिसाइज अवाम को केटर करने आए हैं, जिसको हम कहते हैं निच मार्केट। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है आंसर्स के दौरान ही, और मैंने बताया था कि ये मास मार्केट और निच मार्केट हम आगे मार्केटिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम आगे मार्केटिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये एक स्मॉल ऑर्गेनिक फूड स्टोर है जो कि एक छोटी सी आवाम को केटर करने आया है, जनरल पब्लिक इसका टारगेट नहीं है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है जो लार्ज सुपरमार्केट्स और स्टॉक ना कर रहे हो, ऑफर ना कर रहे हो। तो अब आप अंडरस्टैंड करो इससे होगा क्या। दिस विल इंक्रीज चॉइसेस, दिस विल, या फिर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट बेटर करूंगा, दिस विल नॉट ओनली increase choices for customers या consumers, choices for consumers, improving their living standard
Improving this will not only increase choices for consumers, improving their living standards, but also will push competitors for change and innovations, and will pressurize them to introduce competitive pricing एनालिसिस एनालिसिस। तो आप देखें कि सर हमने बताया कि जो ऑर्गेनिक स्मॉल ऑर्गेनिक फूड स्टोर है वो काफ़ी हेल्दियर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू अ लार्ज सुपरमार्केट जो कि वो ऑफर नहीं कर रही होगी, क्योंकि लार्ज सुपरमार्केट जनरल पब्लिक के लिए है। जनरल पब्लिक के लिए वहाँ मेजॉरिटी जाते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो ऑर्गेनिक फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक फूड एक्सपेंसिव होता है, तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए है। लेकिन उस ऑर्गेनिक फूड स्टोर की वजह से ना सिर्फ लोकल एरिया के लोगों के लिए ऑप्शंस बढ़ गए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, बल्कि इसी लोकल फूड और ऑर्गेनिक फूड स्टोर ने एक प्रेशर भी डाल दिया बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, इवन इंक्लूडिंग लार्ज सुपरमार्केट्स के। इनोवेशन लेकर आओ, कुछ चेंज करो, और खास तौर पे प्राइसिंग कंपैटिटिव करो, वरना ये स्मॉल ऑर्गेनिक फूड स्टोर मार्केट खींच लेगा अपनी। तो सर दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग स्मॉल रिटेल बिजनेसेस इन द इकोनॉमी। अब 6 मार्क्स हो गए हमारे, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस। 6 मार्क्स हैव बीन डन। यहां तक 6 नंबर हो चुके हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम यहां पर अब बात करेंगे इवैल्यूएशन की। 6 मार्क्स की इवैल्यूएशन है, तो यहां बात करेंगे, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इट appears to be that small retail businesses have significant importance in an economy. However, अब आप गौर से देखिएगा, हाउएवर पे बात करें, क्योंकि ऊपर हमने इंपॉर्टेंस बता दी है। अब इसकी लिमिटेशन पे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, और फैक्टर्स पे बात करेंगे। जजमेंट देना है, तो जजमेंट, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन ठीक ठाक आर्ग्यूमेंटेड होगा और बैलेंस्ड होगा। तो हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन एन इकोनॉमी, हाउएवर द impact could be very small at a national level, as it won't be creating a noticeable impact on employment and
income. Small businesses still lack purchasing power and access to huge capital. Thus, their impact on GDP remains small. तो आप देखें यहां पे बताया कि सर इट अपेयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि स्मॉल रिटेल बिजनेसेस का काफी ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, लेकिन उनका इंपैक्ट अभी भी स्मॉल है नेशनल नेशनल लेवल में, क्योंकि वो बहुत नोटिसेबल इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे एम्प्लॉयमेंट और इनकम में। लोकल एरिया के लिए तो हाँ वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन दैट विल गो दैट बिजनेस और अ रेंज ऑफ बिजनेसेस वुड गो अननोटिसेबल एट नेशनल लेवल। उनके पास ना ही परचेसिंग पावर है, ना ही ह्यूज कैपिटल का एक्सेस है, तो उनका इंपैक्ट जीडीपी पे छोटा ही रहता है। आगे देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपके सामने इनिशिएट करने जा रहा हूं। ये कितना जबरदस्त पॉइंट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। देयर आर ऑल्सो, और से देखिएगा, देयर आर ऑल्सो एफिशिएंसी लिमिटेशंस। देयर आर ऑल्सो efficiency limitations which means that small businesses are operating at such high average costs that they fail to avail any economies of scale. अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वर्ड पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये हमारे सेक्शन 4 ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो कि जब बिजनेस की एवरेज कॉस्ट हाई होती है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती ही तब है जब बिजनेस अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने की पोजीशन में आ जाता है। और याद रखिएगा ये बात, एक छोटा बिजनेस कभी भी अपनी एवरेज कॉस्ट कम नहीं कर सकता। उसे एवरेज कॉस्ट कम करने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैं अपना सैलून चलाता हूं, तो सर अगर मैं सैलून के लिए मिसाल के तौर पे मैंने एक परचेज ऑफिसर हायर किया हुआ है, तो अब अंडरस्टैंड करना, वो एक परचेज ऑफिसर मेरे एक सैलून के ऊपर पूरी कॉस्ट बन के बैठ गई है। अब अगर मैं दूसरा सैलून ओपन करूं तो मुझे दूसरा परचेज ऑफिसर हायर करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही परचेज ऑफिसर मेरे दो सैलून की परचेजिंग मैनेज कर लेगा। तो वो एक ही परचेजिंग मैनेजर की कॉस्ट, परचेजिंग ऑफिसर की कॉस्ट अब दो सैलून पे डिवाइड हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट कम हो गई पर सैलून। इसी तरीके से मार्केटिंग कॉस्ट कम की जा सकती है नंबर ऑफ सैलून्स बढ़ा के, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। छोटे बिजनेस की एक लिमिटेशन है एफिशिएंसी लिमिटेशन, कि वो क्योंकि इतना स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है कि उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो जिसकी वजह से लोकल, ये जिसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेल नहीं कर सकता। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? दिस लीड्स businesses setting bit
हाई प्राइसेस। तो आप देखो, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइसेस कुछ हाई सेट करेंगे, अफेक्टिंग कंज्यूमर्स नेगेटिवली। तो हमने यहां बताया कि सर इसकी वजह से तो कंज्यूमर नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मैंने यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पे बात की? क्या मैंने यहां जो एनालिसिस की, मैंने बोला हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, स्मॉल रिटेल बिजनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां जो एनालिसिस की। और सर जब यहां पे एनालिसिस की, तो यहां एनालिसिस में बताया कि यार इंपॉर्टेंट तो इतने ज्यादा नहीं है, और प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं इनके साथ, प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हैं, ये बता दिया। मुझे बताए क्या यहां तक क्लियर है? अभी एक कंक्लूजन रहता है, अभी तो हमने इवैल्यूएशन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया है। अब इवैल्यूएशन के सेकंड फेज पे बात करूंगा, जिसमें मैं ओवरऑल अपना जजमेंट दूंगा। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस बताने के बाद बात कर रहे हैं कि भाई ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मॉल रिटेल businesses can be crucial for regional balance in the economy. They help reduce reliance on large chains, uh, revitalize local shopping areas, overall uh, distributes the economic burden from major areas, creating and creating a series of creating a series of economic activities in rural areas as well। तो अब आप देखें, बिल्कुल एंड में बताया कि भाई इन लिमिटेशंस के बावजूद इंपॉर्टेंस है, रीजनल बैलेंस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर ये छोटे छोटे बिजनेसेस ना हो तो बड़ा हैविली रिलाई करना पड़ेगा बड़े चेन्स के ऊपर, और जो कि मुश्किल होता है उनके लिए पूरे हर जगह को केटर करना। इम्तियाज, नाहिद, चेज, इन लोगों के लिए, कारफोर के लिए छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे गांव देहातों में जाना इम्पॉसिबल है। तो ये छोटे स्मॉल रिटेल बिजनेसेस उन एरियाज को रिवाइटलाइज करते हैं, वहां पे एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेस करते हैं, जिससे वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं और ओवरऑल रूरल अर्बन बैलेंस मेंटेन रहता है।
मुझे बताएं क्या इसका आंसर समझ आया।